नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी से रुपए बरामद किए गए। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लखनऊ से बड़ी खबर। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी से रुपए बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। एसटीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी से रुपए बरामद किए गए। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इसमें पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों और लोगों का हाल भी जाना। इस दौरान मौके पर सभी प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करी है और लोगों से हालचाल भी जाना है। यूपी में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का जो मतदान है 7 मार्च को होना। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और चुनाव प्रचार में जुटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों और लोगों से हालचाल भी जाना। इस दौरान मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी में 7वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोड शो किया है, जिसमें अखिलेश के चाहने वालों की भारी भीड़ सड़कों पर देखने को मिली है। तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश यादव के रोड शो की ये तस्वीरें, जहां पर पूरी तरीके से सारी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव चुनावी रैली में इस समय व्यस्त चल रहे हैं और रोड शो के दौरान किस तरीके की भीड़ देखने को मिली है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या में डीएम के आवास के बोर्ड का रंग बार बार बदलना पीडब्ल्यूडी के जेई को भारी पड़ गया, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के जेई अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि पहले बोर्ड पर भगवा रंग था, जिसे हरे रंग में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद बोर्ड को फिर से भगवा रंग में रंग दिया जाता है। तो आपको बता दें पीडब्ल्यूडी के जेई को निलंबित किया गया है। बोर्ड का रंग बदलना महंगा पड़ गया। अयोध्या में डीएम के आवास के बोर्ड का रंग बार बार बदलना पीडब्ल्यूडी के जेई को महंगा पड़ गया, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के जेई अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें पहले बोर्ड पर भगवा रंग था, जिसे हरे रंग में तब्दील किया गया। फिर उसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद बोर्ड को फिर से भगवा रंग में रंग दिया गया था।
शाहजहांपुर के जिले के विकासखंड जैतीपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नाली ना बनने के कारण सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है और जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों का खतरा भी लगातार बनता चला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों में गंदा नाले का पानी भरा हुआ है। नाली नहीं होने की वजह से जो नाली का पानी है वो सड़कों पर आ गया। आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं। अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला हल्दलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां दो बसों में आमने सामने टक्कर हो जाती है, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी बस अचानक आमने सामने भिड़ गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही साथ घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की छानबीन में जुटी हुई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करने का अभियान जारी है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मेडिकल के छात्रों को लेकर के बुखारेस्ट से इंडियन एयरपोर्ट का विमान C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरा, जिसमें तकरीबन 210 छात्र मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों ने सभी छात्र छात्राओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। यूक्रेन से भारत को वापसी करने वाले नागरिकों को लगातार मुलाकात हर खबर कर रहा है और उनके परिवार से मुलाकात करके यूक्रेन से भारत का सफर और यूक्रेन में उनकी और भारतीय नागरिकों की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने भी हालचाल जाना है यूक्रेन से लौटे भारतीय नागरिकों का। दिखाते हैं आपको। यूक्रेन का वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 9वां दिन है और 9वें दिन की स्थिति ये है कि यूक्रेन कभी खूबसूरत, आज से 9 दिन पहले पूरी तरह से खूबसूरत शहर कहा जाता था, देश हुआ करता था। आज यूक्रेन की हालत ये है कि काफी ऐसी जगह है जो पूरी बंजर बन चुकी हैं और आज कहा जाए तो यूक्रेन का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें रहा जा सके, क्योंकि सब जगह लोगों को खतरा नजर आ रहा है, वहां के लोकल नागरिकों को भी। तो वहीं अगर हम बात करें भारत मुल्क के लोग जो नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है कि कुछ लोग तो भारत आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो कि बॉर्डर पे काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो साथ में अगर हम बात करें तो हमारे साथ इस समय यूक्रेन से लौटे एक छात्र हैं और उनका परिवार है। हम उनसे बात कराते हैं कि उनके साथ क्या स्थिति रही और किस स्थितियों के साथ साथ वो भारत वापस हुए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यूक्रेन से अपने वतन वापस आ गए हैं। आप अपना पूरा नाम बताइए और बताइए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और यूक्रेन आप कब से गए थे और क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, यानी वहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ। ये हमारा यानी 3rd ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर है। तो वहाँ से हम लोग ये वॉर की सिचुएशन बन रही थी, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग यानी वहाँ कीव में अटैक हुआ था, वही 21 में अटैक हुआ था। उसके बाद में यानी निकलने का हो रहा था सबका, तो फिर हम लोग 24 को निकले थे। 24 को निकलने के बाद में उसके बाद में हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोग को यानी बॉर्डर क्रॉस करने में ही 3 दिन लग गया था। बॉर्डर क्रॉस करने में 3 दिन लग गया था और वहाँ पे नहीं काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो 3 दिन जो आपने बॉर्डर क्रॉस किया है वो किस हिसाब से किया, कैसे किया, क्या किया कि वहाँ पे यानी भीड़ काफी ज्यादा थी, भीड़ एकदम से यानी काफी ज्यादा हो गई थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी, प्लस यानी कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो फिर और भी यानी काफी ज्यादा दिक्कतें, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो यानी दिक्कतें होंगी। तो आप भारत जब लौटे हैं तो भारत में लौटने के बाद आप अपने घर कब पहुंचे हैं? हम यहाँ कल पहुंचे हैं, कल 6:30 बजे। आपके 250 से 300 बच्चे हैं। आपके पिताजी साथ में हैं?
सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपका बेटा वापस आ गया है। आपसे जानेंगे कि किन परिस्थितियों में कौन सी वो परिस्थितियां कैसी रही जब आपका बेटा उस समय आपके साथ नहीं था? उस समय तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, रात में नींद नहीं आया कि बेटा हमारा किस मुसीबत है। इनसे बात हो पा रही थी आपकी? बात कभी कभी होती, तीसरे चौथे दिन होती थी, रोज नहीं हो पाती थी। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत ठीक लग रहा है, बेटा मेरा आ गया, बड़ा बेटा है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका बेटा वापस आ गया है और भी जो जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके बारे में आप इंडियन गवर्नमेंट को मेरा तो ये कहना है कि जितने बच्चे वहाँ फंसे हैं, जैसे मेरा बेटा वैसे दूसरे के भी बच्चे, जितना जल्दी हो सके भाई गवर्नमेंट इनको बुलवा, जैसे भी बुलवा सके। माता जी भी साथ में हैं, हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं। माता जी, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपका बेटा वापस आ गया है। क्या क्या इसके हिसाब से आपका दिनचर्या रहा जब पता चला यूक्रेन में फाइट हो गई है, लड़ाई हो गई है, आपका बच्चा वापस आ गया? परेशानी थी, बता नहीं सकती। खाना पीना एकदम दूर ही हो गया काम से कि हमारा बेटा कितनी जल्दी वापस आ जाए, मेरे सामने आ जाए। और जब हमने वहाँ का देखा है सबसे, तो हमने कहा मेरा बेटा भी वापस आ जाए, जो बच्चे इंडिया के हैं सब लड़का लड़कियाँ जो भी हैं वो भी सब साथ में वापस आ जाए। हमको मेरी मतलब यही इच्छा थी। और प्रभु जी परमात्मा से दुआ करिए, बजरंग बली से दुआ करिए, हे भगवान वहाँ का जितना युद्ध है वो शांत हो जाए और सब बच्चे अपने इंडिया को वापस आए। वहाँ के लोग भी सही अच्छी तरीके से कहें, मेरे बच्चे भी आ जाए। मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ यूनिवर्सिटी मेडिकल की तैयारी कर रहा था, अपना ट्रेनिंग चल रही थी, उसकी तीसरा साल है। बहुत खुशी हम लोगों को हो रही थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा। और ये सब जो हमको तकलीफ परेशानी हुई कि हमारा भैया पता नहीं किस स्थिति में है, वहाँ खाना पीना खाया है पिया है कि नहीं, भाग दौड़ ये सब अपने को छुपना बताना। एक बार बोला कि मम्मी यहाँ पे हूँ, वहाँ लाल सी मतलब रेड कलर की मिसाइल जैसी जो भी दिखी, उस दिन हमको बहुत परेशानी हुई। हमने कहा हे प्रभु भगवान, अब मेरे बच्चे के पास नारायण है कि मेरे बच्चे के पास पहुँच जाए और मेरे बच्चे को बचा लो, रक्षा करो। मेरे बच्चे के साथ में जो भी बच्चे हैं वहाँ, उनके सबके साथ में रक्षा करो। हमारे बच्चे की रक्षा करके यहाँ बुला लो भगवान। और जो भी बच्चे हैं सब बच्चे आ जाए, अपने इंडिया अपने भारत के बच्चे आ जाए, जो भी कहीं भी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं भी सब हर जगह के बच्चे हैं, हर जिला में अपने अपने जगह अपने अपने माँ बाप के पास पहुँचे। तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक माँ बाप के मन में क्या दर्द है और किस तरह वो सभी बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि बेटा अगर उससे दूर रहे तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो सिचुएशन इस समय बहुत बुरी है और हर परिवार चाह रहा है और पूरा देश चाह रहा है, पूरा विश्व चाह रहा है कि ये वॉर किसी तरह से अब थमे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह हथुरा। की स्थिति क्या है ये किसी को बताने की इस समय आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल का प्रयास है कि जितने लोग यूक्रेन से इंडिया वापस हुए हैं और उनको किसी भी तरीके से उनकी बात जनता तक पहुंचाएं, तो हम लगभग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों के पास पहुंचें जो इंडिया वापस हुए हैं और उनसे आप बीती खुद जाने कि वहां पर उनके साथ क्या बीती है। अभी हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे आपकी वापसी कब हुई है? वापसी कल सुबह 5:30 बजे हम लोग दिल्ली आए थे। फिर वहाँ से हम लोग मैं अपने घर शाम के 7 बजे पहुँचा हूँ। मौजूदा समय की जो परिस्थितियां हैं जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो उसके सिवा आप कुछ ऐसा बताइए जो आपने वहाँ पर देखा है और देखने के बाद वहाँ की क्या स्थिति लग रही है कि आने वाले समय पे क्या पोजीशन होगी? आने वाले समय पर चीज़ें और ख़राबी होती चली जाएंगी। जिस तरह से वहाँ के सारे लोग का बर्ताव है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, और जिस तरह की मतलब दिक्कतें वहाँ से बच्चों को बॉर्डर तक जाने में फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बॉर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसीज वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको खुद लेके जाएंगे। मेन जो सबसे बड़ी दिक्कत सबको ही आ रही है, हर बच्चों को, वो बॉर्डर तक पहुँचने की है और उसके लिए हम लोग के लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही है। किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा है यूक्रेन से भारत आने में? यूक्रेन से पहले तो जिस शहर में मैं था वहाँ से सबसे पहले बस हम लोग को कराने में, क्योंकि सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हम लोग को खुद ही सब कुछ अरेंज करना था। अब उसके लिए ऐसा था कि अब उस टाइम पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, तो लोग वहाँ के जो लोकल बस ड्राइवर थे वो कुछ भी पैसे, जैसे हम लोग ने भी 1 लाख रुपए दिए थे उसको सिर्फ बॉर्डर तक जाने के लिए।
अब वहाँ बॉर्डर पर जाके पहले हम लोग ने बस ट्रेन से जाने का ट्राई किया, लेकिन ट्रेन में इंडियंस को उन्होंने मना कर दिया कि हम घुसने ही नहीं देंगे। सिर्फ वहाँ के लोकल लोग, बूढ़े बच्चे और मतलब जो जितने लोग थे वही लोग सिर्फ चढ़ सकते थे ट्रेन में। हम लोग के लिए उन्होंने ट्रेन बंद कर दी जैसे ही देखते थे, और जो लोग कुछ चढ़ भी जाते थे तो उन्हें उतार के नीचे फेंक देते थे वो लोग ट्रेन से। सपोर्ट की बात है, और भी कई ऐसे मुल्क हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इंडियन को वहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब किस देश से सपोर्ट सबसे ज़्यादा, तो मतलब सारे देश वहाँ पे ठीक है, पर जो सबसे आसान मुझे लगा जिस बॉर्डर से मैंने खुद पार किया वो स्लोवाकिया था। वहाँ से ज़्यादा आसान थी क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट भी हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा किया गया था। होटल तक के लिए बस वगैरह सब कुछ अरेंज कराई थी इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे। फिर खुद भी कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आके हम लोग को एड्रेस भी किया था, और आराम से मतलब फ्लाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सारे वो लोग देश में अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसे कुछ पोलैंड में आपने दिक्कतें सुनी होंगी जिस तरह की आई थी, और रोमेनिया के बॉर्डर पे 3-3 दिन बच्चे खड़े रह रहे हैं ठंड में, तो ये सब दिक्कतें ज़्यादा। आज फाइट का लगभग 9वां दिन है, ठीक है, 24 तारीख से लगभग फाइट चालू हुई है। इससे पहले आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं लग पाया कि फाइट कैसे स्टार्ट होने वाली है और वो कितनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो अगर अभी हम ये बात करें कि जो आप वहाँ से चले हैं, यहाँ आने के बीच में आपके साथ कई लोग आए हुए हैं, तो उसमें अभी क्या लगता है वहाँ कितने लोग और भारतीय मुल्क के लोग फंसे होंगे? अभी तो जहाँ तक मेरे जानने में काफ़ी लोग लगभग जो जितने मेरे दोस्त और जिन लोगों से पता चल रहा है 300-400 लोग तो सिर्फ अभी शायद खार्किव और सूमी में ही लोग अभी बचे हैं इन 2 शहरों में। सारे बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन आज ही सुबह में आपने सुना होगा एक वो बच्चे की गोली लगने की खबर आई है। तो सर क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया है, उन लोगों को लगा कि शायद 1-2 दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी भी बाकी सरकार ने एडवाइजरीज निकाली थी उसके बाद भी कि आप वो शहर छोड़ दीजिए जल्दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी सरकार के टच में ही नहीं आए। तो ये कहना मतलब अभी बहुत मुश्किल है कि अभी रियल में कितने लोग अभी बचे हुए हैं वहाँ पे। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनके चाचा जी साथ में बैठे हुए हैं। किस सिचुएशन में उन्होंने अपने घर में और किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा जब तक का इनको जब पता चला फाइट हो रही थी और बच्चा घर नहीं आ पा रहा है, ये इनसे कुछ जानते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बच्चा वापस वतन आ गया है। कि जब जानकारी आप लोगों को मिली कि वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो क्या आपका बच्चे से जब फ़ोन पे बातचीत हो पा रही थी? बातचीत तो हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा टेंशन तो बड़ा ही रहता था। जैसे ये लगता था कि वहाँ का माहौल देख के आए थे, न्यूज देख के ये लग रहा था कि ये घर कब जल्दी आ जाए। वहाँ स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो अभी आ चुके हैं ये घर, और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को? अब यही है कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके चलते सारे बच्चे वहाँ से वापसी कर ले रहे हैं। चाचा जी भी साथ में बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चा जब इतनी दूर था, क्या लग रहा था कि इतने समय पे वापस आ जाएगा वो? नहीं, लग रहा था स्थितियाँ खराब है तो आने में समय लगेगा, और इन लोगों को बॉर्डर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से आने में देर हो रही थी। और बॉर्डर पर जब पहुंच गए तब ये हुआ कि अब खतरे से बाहर है लोग। इंडियन गवर्नमेंट को लगभग सभी परिवार बधाई दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि और भी जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलें, जिससे वो अपने वतन सुरक्षित वापस आ सकें। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी जो यूक्रेन से वापस हुए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह, खरखर। कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह के पति और बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का बलिया में रिजल्ट से पहले ही जलवा दिख रहा है। दयाशंकर सिंह ने बलिया से चुनाव लड़ाए, जहां छठे चरण के तहत 3 मार्च को मतदान हुआ था। परिणाम 10 मार्च को आना है, लेकिन इसके पहले ही एसएचओ राजकुमार सिंह दयाशंकर को कैबिनेट मंत्री बनने की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। थानेदार दयाशंकर सिंह को शुभकामनाएं देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो चुनाव से पहले ही बधाइयां मिलने लग गई हैं। कैबिनेट मंत्री बनने की शुभकामनाएं यहां पर दी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह के पति और बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एसएचओ बधाई देते नजर आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह को एसएचओ ने दी बधाई, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव परिणाम से पहले ही बधाइयां दी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री बनने की दी शुभकामनाएं। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी हैं दयाशंकर सिंह,
जिन्हें रिजल्ट आने से पहले ही एसएचओ की तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा है पहली बार। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर शुभकामनाएं एसएचओ राजकुमार सिंह देते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनने की शुभकामनाएं यहाँ दी जा रही हैं। मैं सर आपका थाना अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा है पहली बार। लखनऊ के लाटूश रोड से चारबाग के बीच में पार्किंग की समस्या चर्चा का विषय बन चुकी है। मामला क्षेत्र के वेदराज कॉम्प्लेक्स का है, जहां सड़क पर गाड़ियां अवैध तरीके से खड़ी होती हैं, जिसके चलते केसरबाग से चारबाग को जाने वाले मार्ग पर आए दिन जाम लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक केसरबाग के पुराने आरटीओ चौकी इंचार्ज की अनदेखी से लोग सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। लोग की माने तो क्षेत्र में कोई पार्किंग सुविधा नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आरटीओ चौकी पास में होने के बावजूद भी इस मामले पर अंकुश नहीं लग रहा है। पार्किंग की समस्या चर्चा का विषय बन गई है। अवैध तरीके से खड़ी होती हैं गाड़ियां, सड़क पर आए दिन जाम की समस्याएं बनी रहती हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।